चांद से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। भारत के गीतकारों ने शायद गैलीलियो के विषय में नहीं पढ़ा, वरना वो अपने प्रेमिका की तुलना चांद से नहीं करते, क्योंकि गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से जब चांद को देखा तो उन्हें पता चला कि चांद की सतह समतल नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ है। गैलीलियो ने इस तरह कई और विज्ञान के नियमों को बदला और अपने समय से काफी आगे सोचा, और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। चर्च ने उनको नजरबंद कर दिया और उसी नजरबंदी में उनकी मृत्यु हुई। आज हम बात करेंगे गैलीलियो की, जिन्हें आइंस्टीन ने आधुनिकी भौतिकी का पिता कहा था। समय से आगे की सोचना ये सबके बस की बात नहीं होती। सवाल सबके मन में उठते हैं, लेकिन उन सवाल के जवाब ढूंढना सबके बस की बात नहीं होती। गैलीलियो गैलीली समय से आगे की भी सोचते थे और सवालों के जवाब भी ढूंढते थे। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम विसेंजो गैलीली और माता का नाम जूलिया। इनके पिता संगीतकार थे और यह 7 भाई बहनों में सबसे बड़े। इनके पिता चाहते थे कि यह चिकित्सा शास्त्र में अपना कैरियर बनाएं, लेकिन इनकी रुचि तो भौतिक और गणित में थी, इसलिए शुरुआती दिनों में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उन्होंने वो फील्ड छोड़ दी और भौतिकी और गणित के क्षेत्र में आ गए। इनके साथ एक बड़ी खराब घटना होती है। इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके कारण सबसे बड़े होने की वजह से सारे घर का भार इनके ऊपर आ जाता है। लेकिन ये भार से भागते नहीं हैं, ये उसका सामना करते हैं। इटली में उस दौरान दहेज की प्रथा चला करती थी। जब लड़कियों की शादी होती थी तो दहेज दिया जाता था। अपनी बहनों की शादी के लिए इनको भी कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी यह अपने कार्य को करते रहे, अध्ययन अध्यापन इनका चलता रहा। लेकिन आविष्कारों में इनका मन शुरू से था, और उस आविष्कार की शुरुआत होती है एक दिन जब यह चर्च के सामने से गुजरते हैं और वहां पर एक व्यक्ति लैंप पोस्ट में तेल भरकर उस लैंप पोस्ट को ऊपर चढ़ा रहा था। लैंप पोस्ट में एक का धागा लंबा और एक का धागा छोटा था। उन्होंने ध्यान से देखा और अपनी नाड़ी पर हाथ रखते हुए उनके ऑसिलेशन के समय को नोटिस किया, तो उनको पता चला कि चाहे लंबा धागा हो चाहे छोटा धागा हो, लेकिन ऑसिलेशन का टाइम दोनों का समान है। उस समय तक यह माना जाता था कि जो लंबे धागे के ऑसिलेशन होते हैं वो ज्यादा समय लेते हैं और छोटे धागे का ऑसिलेशन कम समय लेता है। इन्होंने ये बात अपने प्रोफेसर से बताई, लेकिन प्रोफेसर साहब इनकी बात ही नहीं सुने और बोले, ना तुम कहां, ये सब बात हम नहीं मानते हैं। क्योंकि पुरानी रूढ़ियों को तोड़ पाना और उन्हें उन नए विचारों को अपना पाना, ये सबके अंदर हिम्मत ऐसी नहीं होती है। तो उनकी बातें उस समय तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन 100 साल बाद हाइजेन ने इसी सिद्धांत पर आधारित पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। अपने आप में यह दर्शाता है कि गैलीलियो कितने आगे की बात सोचा करते थे। चलिए एक छोटी सी बात और करते हैं जिसने फिजिक्स के इतिहास को ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन, जिन्हें आज के दौर में हम लोग काइनेमेटिक्स में उपयोग करते हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी गैलीलियो ने दिया था। लेकिन इन्हें आलोचना सहनी पड़ी उस सिद्धांत के लिए जो इन्होंने अरस्तु के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा। अरस्तु ने कहा था, अगर ऊंचाई से 2 वस्तुओं को गिराया जाए तो हल्की वस्तु देर में पहुंचेगी और भारी वस्तु जल्दी पहुंचेगी। गैलीलियो ने कहा, ना ये बात सही है नहीं। वो पीसा की मीनार पे चढ़ गए और वहां से 2 असमान धातुओं, लेकिन उनका आकार समान था, असमान धातुओं जिनका द्रव्यमान अलग अलग, उसको लेकर चढ़ जाते हैं, वहां से छोड़ते हैं। दोनों सही समय पर एक साथ जमीन पर आते हैं। लोगों को लगा ये क्या किया, लेकिन फिर वही बात आई, समय से आगे की सोच, उसे स्वीकारे कौन? किसी ने उनकी बात नहीं स्वीकारी और लगातार आलोचना होती गई। इन्होंने एक और खोज करी। हम सबने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है। इन्होंने तोप लिया
और तोप के गोले को छोड़ा और उसके पथ, जो भी उसका पथ हो रहा है, उस पथ को कैलकुलेट किया और यह बताया कि जब किसी तोप से गोले को छोड़ा जाता है तो वह परवलयाकार पथ अर्थात पैराबोलिक पाथ लेता है। बहुत ही आगे की सोच है ये। लेकिन गैलीलियो को हम लोग जानते हैं उनके टेलीस्कोप के कारण। जी हाँ, लेकिन मैं आपको यह बताऊं, टेलीस्कोप का आविष्कार तो हॉलैंड में हो चुका था, फिर गैलीलियो को कहा जाता है कि उन्होंने टेलीस्कोप की खोज करी। एक्चुअली गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया। इनको पता चला कि एक ऐसा यंत्र हॉलैंड में बना हुआ है जो दूर की चीजों को देख लेता है। उन्होंने कहा क्यों ना धरती के बाहर की चीजों को देखा जाए, और वो एक ऐसे टेलीस्कोप के निर्माण की शुरुआत करी जो कि पृथ्वी से बाहर देख पाने में सक्षम था। तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया इन्होंने। इस टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने चंद्रमा के गड्ढे को देखा, जो अभी तक समतल माना जाता था कि प्लेन है चंद्रमा, लेकिन वहां ढेर सारे गड्ढे हैं। इसके अलावा इन्होंने चंद्रमा के फेजेस को समझाया और इन्होंने यह भी कहा कि जैसे चंद्रमा फेजेस दिखाता है वैसे ही शुक्र के भी फेजेस होते हैं, वीनस ग्रह के भी फेजेस होते हैं। साथ ही इन्होंने सूर्य कलंक, जिन्हें हम सनस्पॉट्स कहते हैं, उन सनस्पॉट्स के बारे में बताया। ये खोज यहीं पर नहीं रुकी, आकाश गंगाओं के बारे में इन्होंने बताया कि ये तारों का समूह, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। इन्होंने जुपिटर के उपग्रहों की खोज करी, लो, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, इनके द्वारा खोजे गए जुपिटर के उपग्रह हैं। इन्होंने शनि के रिंग को भी देखा। जब ये पहली बार उसको देखे तो इनको रिंग दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोबारा देखने पर इनको वो रिंग दिखाई दिया। तो इनको लगा कि कहीं कुछ गलती है, इसलिए इन्होंने इसको सही तरीके से लिखा नहीं। अपने टेलीस्कोप से वह रात में आकाश को निहारना कभी नहीं छोड़ते थे। इसी दौरान एक बार उनको आकाश में एक हल्का चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। वह तारा नेपच्यून था, लेकिन इन्होंने उसको कहीं भी कंफर्म फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि वह तारा है कि ग्रह है उसका ये कंफर्मेशन नहीं दे पाए। गैलीलियो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने थर्मामीटर भी बनाया, और वो थर्मामीटर यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये थर्मामीटर बनाया वो भी किस सिद्धांत पर? घनत्व अर्थात डेंसिटी के सिद्धांत पर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगी। इसी सिद्धांत को इन्होंने इस्तेमाल किया और थर्मामीटर बनाया। ये थर्मामीटर बहुत सालों तक उपयोग होता रहा। लेकिन गैलीलियो ने सबसे बड़ा काम किया चर्च के विरुद्ध जाकर। मैं यहां ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, चर्च के विरुद्ध जाकर? क्योंकि चर्च अभी भी मानता था कि जो पृथ्वी है वही ब्रह्मांड का केंद्र है। हम लोगों ने आर्यभट्ट के विषय में पढ़ा था कि आर्यभट्ट ने किस तरीके से टॉलमी के भू केंद्र अर्थात अर्थ सेंटर है इसके सिद्धांत को खारिज किया था। लेकिन आर्यभट्ट की सारी रचनाएं समय के साथ गायब होती चली गईं और भारत बहुत रूढ़िवाद में फंस गया था। इसलिए आर्यभट्ट के द्वारा किए गए एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस को वो बचा के रख नहीं पाया, तो वो बातें वहां पहुंची नहीं। तो चर्च अभी भी, बाइबल अभी भी अर्थ को ही सेंटर मानता था। 1632 में इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। ये किताब कॉपरनिकस, जो कि गैलीलियो से 100 साल पहले ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत दे चुके थे, उनके और टॉलमी जिन्होंने बात की थी भू केंद्र अर्थात अर्थ सेंटर उस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के कंपैरिजन उन्होंने ये किताब लिखनी शुरू करी और कहा कि कॉपरनिकस ने जो बात कही थी कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, वह सिद्धांत सही है। चर्च को लगा कि यह तो बात गलत है, बाइबल के विरुद्ध इन्होंने बात कही है। 1633 में चर्च इनसे एक बात कहता है कि आप खड़े होकर गलती मान लो कि आपने गलत कहा, अर्थ ही अभी भी अर्थ ही सेंटर है और सभी इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन सच्चाई तो छुपती नहीं, किसी के कहने से सच बदल जाए तो वह सच कैसा? गैलीलियो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, लेकिन उसके बाद भी विज्ञान को झुठलाया नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान तर्क से नहीं, विज्ञान साक्ष्य के आधार पर चलता है। इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन इनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। चर्च इनको नजरबंद करने का आदेश दे देता है, लेकिन ये नजरबंद होते हुए भी
नई नई किताबें और नई नई खोज करते जा रहे थे, लेकिन समय के साथ इनके आंखों की रोशनी जा चुकी थी। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मृत्यु हो जाती है। और आपको मैं ये बताऊं कि उसी वर्ष जन्म होता है न्यूटन का, अर्थात एक युग खत्म हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ। गैलीलियो को हम आज बहुत सम्मान देते हैं और वो सम्मान देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने ऐसी खोजें करी जिसने आगे बढ़कर मनुष्य के जीवन को सरल बनाया। आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ने तो उनको आधुनिक भौतिकी का पिता कहा। 2009 में गैलीलियो के टेलीस्कोप के खोजने के 400 साल पूरे हुए, इसलिए उस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रूप में मनाया गया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम शुरू किया है उसका नाम भी गैलीलियो है। तो इतिहास में कुछ मनुष्य ऐसे कार्य कर गए जिन्होंने हम सबके जीवन को इतना आसान, इतना सरल बनाया कि आज हम और आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो सवाल पूछिए और उनके जवाब ढूंढिए। अगर आपके मन में सवाल नहीं उठते हैं और आपके अंदर उन सवालों के जवाब ढूंढने की इच्छा शक्ति नहीं है तो समस्या है। उस समस्या का निदान तभी है जब आप सवाल पूछेंगे और जवाब ढूंढेंगे।